हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और एग्ज़ाम से आप डरना नहीं है आपको, क्योंकि डर तो आप स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम को अच्छे से देना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और अभी आप देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जीन पियाजे से आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी को ध्यान में रखते हुए एक और शानदार वीडियो जीन पियाजे के ऊपर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जिससे आपका जीन पियाजे का जो 4 से 5 प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जा रहा है या पूछे जाते हैं हमेशा, तो उसे आप छोड़ कर नहीं आएंगे। और इसमें हम सिद्धांत के बाद कुछ प्रश्नों को भी करवाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पता लग जाए किस प्रकार का एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी के समय में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का थ्योरी हमारा क्या है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक है। यानी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, उनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। प्रयोग किस पे किए थे? तो प्रयोग आसपास और अपने 3 बच्चों पर किए थे। आसपास और अपने 3 बच्चों को मिलाकर बच्चों की संख्या 17 थी, जिसमें से इनके 3 अपने बच्चे थे जिसपे इन्होंने प्रयोग किया था। और इस प्रयोग के चलते इनको काफ़ी आलोचना भी किया गया कि कोई इंसान अपने बच्चों पर कैसे कर सकता है एक्सपेरिमेंट, लेकिन यह इसी प्रकार के इंसान है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है, इसे अवस्था तथा विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। यानी संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत को अवस्था तथा विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इसका आगे का पॉइंट, पियाजे का मानना है जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। यानी पियाजे का मानना क्या है? पियाजे मानते हैं कि बच्चा जैसे जैसे परिपक्व होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे ही वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट को बना लेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है, पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। यानी पियाजे के अनुसार क्या होता है कि पहले विकास होगा बाद में अधिगम होगा। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए वाइगोत्स्की के बारे में, तो वह क्या कहते हैं कि पहले अधिगम होता है। पहले क्या होता है उनके अनुसार? अधिगम होता है, उसके बाद में विकास होता है। उसके बाद में क्या होता है? विकास होता है। दोनों का विचार में बस इतना ही अंतर है। पियाजे कहते हैं पहले विकास होगा, यानी बच्चे का विकास पहले होगा तब अधिगम होगा। यानी पहले कॉन्सेप्ट बना लेता है तब उसका अधिगम होता है, तब उसके बारे में सीखता है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं पहले सीखता है उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाता है, यानी अधिगम पहले हो जाएगा तब विकास होगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
चलिए बढ़ते हैं परिभाषा। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में परिभाषा भी दिए थे। परिभाषा क्या था? परिभाषा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता। बच्चे क्या है? सक्रिय ज्ञान का निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है। नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। क्या मानते हैं कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, छोटा वैज्ञानिक मानते हैं तथा सक्रिय ज्ञान का निर्माता मानते हैं कि जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी वह मानते हैं कि बच्चा जो है से अपना नियम बनाता है, संसार के बारे में अपने दृष्टि से देखता है, संसार को देखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या था? संप्रति क्या था? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इससे भी आपका प्रश्न बनते रहता है हमेशा कि कोई बच्चा है जो अपने माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है, तो वह कौन सा प्रक्रिया अपना रहा है? तो वह अपने आप को अनुकूलन कर रहा है उसमें, ठीक है, उसी के अनुकूल आप ढाल रहा है, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन की दो प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की कितनी प्रक्रिया होती है? दो प्रक्रिया होती है। पहला प्रक्रिया है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। यानी पहले से जो पूर्व ज्ञान उपस्थित है उससे नया ज्ञान को कोई बच्चा जोड़ता है, तब उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहलाता है। दूसरा है समायोजन। दूसरा क्या है? समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। देखिए, समायोजन और आत्मसातकरण में फर्क इतना ही है कि आत्मसातकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है से पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ता है, लेकिन समायोजन में क्या करता है कि परिवर्तन करता है। क्या करता है? अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है, ठीक है। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं साम्य धारण या संतुलन। संतुलन क्या है? इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की प्रक्रिया में बीच के संतुलन कायम करता है, ठीक है। यानी संतुलन क्या है कि इसमें जो बच्चा पहले से ज्ञान प्राप्त किया, पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ा तथा जो नए ज्ञान में या पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया, यानी कि आत्मसातकरण किया, उसके बाद समायोजन किया, उनके बीच में क्या करता है? संतुलन बना लिया। उसे कहते हैं साम्य धारण या संतुलन। बढ़ते हैं आगे। स्कीमा यानी स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? तो स्कीम है किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। स्कीम क्या है? किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी को हम स्कीम कहते हैं। जैसे आपका काम करने का तरीका अलग है, आप अलग स्कीम से करते हैं। हर स्कीम मतलब होता ही है तरीका, उसे ही क्या कहा जाता है? स्कीम्स। बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। अस्कीमा। अस्कीमा क्या है? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं यानी एक्टिविटी जो माइंड से जुड़े रहती है, यानी ज्ञान जो शरीर द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है जो माइंड से जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? अस्कीमा कहते हैं। यानी अस्कीमा को ही पूर्व ज्ञान कहा जाता है। अस्कीमा को क्या कहा जाता है? देखिए, अस्कीमा क्या है? अस्कीमा ही पूर्व ज्ञान है। अस्कीमा के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आता है। स्कीमा के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन आता है। अब बढ़ते हैं
जीन पियाजे का सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, जो जीन पियाजे का सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह है उनके 4 अवस्थाएं, यानी पियाजे ने अपने सिद्धांत में विकास का 4 अवस्था बांटे हैं, बच्चे का भी 4 अवस्था में बच्चे को बांट दिए हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए चारों अवस्था को एक एक करके समझते हैं। तो पहला अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, जो कि 0 से 2 साल के बीच में होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, इसके अब समय कितना है, 0 से 2 साल के बच्चा को सेंसरी मोटर स्टेज में माना जाता है। चलिए अब देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में एक एक करके अच्छे सारे पॉइंट को। तो इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 0 से 2 साल में सेंसरी मोटर स्टेज में, इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, तो अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। ठीक है, बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 साल, इसमें वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी इस अवस्था में उसने वह क्या करता है, कोई वस्तु को देखेगा तो उसको भूलेगा नहीं, क्या रहता है, वस्तु अस्थायित्व आ जाएगा। जैसे देखते हैं छोटा बच्चा है, कोई वस्तु खो जाने के बाद खोजता है, 2 साल का बच्चा है तो जैसे गेंद खो गया तो बोलेगा गेंदा हमारा, मेरा गेंदा, हमारा गेंदा, मैंने अपने मातृभाषा में बोलता है, अपने क्षेत्रीय भाषा में, यानी ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब उसके दिमाग में क्या हो रहा है, वस्तु का छाप बनना शुरू हो गया है कि वस्तु कैसा था, ये हमारा वस्तु था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। उसे अगर गेंदा दिख रहा है तो उसे और कुछ नहीं दिखेगा, बस गेंदा से मतलब उसे, चाहे उसके सामने कोई और वस्तु क्यों न दे दे, लेकिन उसे का लक्ष्य है गेंदा को प्राप्त करना, तो गेंदा कहीं खोजेगा। इस बढ़ते हैं दूसरा स्टेज की ओर, सेकेंड स्टेज की ओर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय है, उम्र है 2 से 7 साल। कितना है, 2 से 7 साल। जो अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी से बच्चा जो है वस्तु को देखेगा, समझेगा, ठीक है, लेकिन उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा, प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। बढ़ते हैं आगे। जीववाद, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीववाद की भावना पाई जाती है, यानी सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा जब 2 से 7 साल की उम्र में रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो वह सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अहम केंद्रित अवस्था, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यानी इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, हम केंद्रित होते हैं जीन पियाजे के अनुसार। यानी उन्हें जो सोचेगा उसे ही वह सही लगेगा, कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। बढ़ते हैं
इसके अगले पॉइंट की ओर, इसमें अपलटावी गुण पाया जाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। यानी इसमें जो बच्चा है जो संख्या को उलट पलट नहीं सकता है। अगर वो जोड़ देगा 6+2 तो यह संभव नहीं है कि वो घटा भी देगा कि 6+2 8 होता है ना, तो ये भी नहीं घटा सकता कि 8 में से 2 होगा तो 6 आएगा। यानी संख्या को उलट पलट नहीं सकता, जोड़ सकता है। अगला पॉइंट है मुद्रा, संप्रत्य, दूरी, भार, ऊंचाई आदि की कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी मुद्रा के बारे में, दूरी के बारे में, भार के बारे में, ऊंचाई के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है इस अवस्था में उसे कमी होता है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण है बच्चा वस्तु के सारे गुणों को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। यानी इस अवस्था में बच्चा केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकृत होता है। जैसे कि देखिए, अगर आप एक उसे 5 लीटर वाला इस प्रकार का लंबा बोतल देंगे और वही एक अगर आप उसको चौड़ा बोतल देगा 5 लीटर का और उससे पूछेंगे कि आप कौन सा बोतल लीजिएगा, कौन सा बोतल में ज़्यादा पानी हटेगा, तो वह लंबा वाला बोतल को ज़्यादा बोलेगा। क्यों? क्योंकि वह केवल एक ही अति को देख रहा है, सारे गुण को छोड़ केवल लंबाई को देख रहा है, उसका चौड़ाई को नहीं देख रहा है कि जो नीचे का दूसरा जो बोतल है उसको क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो केवल एक गुण को देखना शुरू कर देता है। कौन सा अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला पॉइंट है दूसरों के दृष्टिकोण समझने की योग्यता नहीं होती है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले जो स्टेज है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तब तक कोई बच्चा जो है दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझेगा, वो अपने आप के दृष्टिकोण को समझेगा, अपने आप को सही मानेगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अब तीसरा स्टेज की ओर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या कितने वर्ष का होता है? 7 साल से 11 वर्षों तक होता है, जिसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहता है? अनौपचारिक। चलिए, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट अवस्था 7 से 11 मूर्त अवस्था के बारे में जानते हैं अच्छे से। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनते रहिएगा। इस अवस्था में बच्चा सामने आने रखी हुई वस्तु, चीजों को देखकर ही कोशिश कर सकता है या उस पर चिंतन शुरू कर सकता है। यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है बच्चा होता है, उसके सामने जो वस्तु रहेगा उसी पर कुछ कर सकता है, देखेगा तभी उस पर चिंतन करेगा, क्रिया करेगा। यानी सब सामने है तो कर पाएगा, अगर सामने नहीं है तो उस पर क्रिया नहीं कर पाएगा। यह किसका गुण है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। चलिए, पलटावी। इसमें पलटावी गुण आ जाता है। यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा के अंदर पलटावी गुण आ जाता है। तीसरा पॉइंट है जीववाद, भार, मुद्रा, दूरी आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर जीववाद का, भार का, मुद्रा का, दूरी आदि का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बढ़ते हैं आगे। अज्ञानात्मक तर्कना। अज्ञानात्मक तर्कना, इस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है। उदाहरण के ऊपर बच्चा तर्क किस अवस्था में करना शुरू कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसके ऊपर? उदाहरण के ऊपर। इस अवस्था में चिंतन शुरू करता है। इस अवस्था में बच्चा चिंतन भी शुरू कर देता है। पूछा जाएगा प्रश्न आपके एग्जाम में कि बच्चा चिंतन कब प्रारंभ करता है? तो आपका 7 से 11 साल की अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फोर्थ स्टेज, जो 11 साल से अधिक होता है, 11 साल से प्लस होता है, इसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। देखते हैं एक एक करके इसका क्या गुण है, इसका क्या, इस अवस्था में बच्चा का क्या होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी यह संज्ञान की क्या है, सर्वोच्च अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है, यानी बच्चा चिंतन कब प्रारंभ करता है, आपका 7 से 11 साल में। लेकिन इसमें क्या कर देता है, अमूर्त। अमूर्त कहने का अर्थात जो सामने नहीं रहेगा उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देगा। यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे चिंतन पूछ दिया तो लोग सोचने लगते हैं चिंतन कहाँ से करता है। तो चिंतन आपका शुरू कर देता है 7 से 11 साल की उम्र में, लेकिन वह क्या होता है, मूर्त होता है, सामने रखी वस्तुओं पर। लेकिन पूछेगा अमूर्त चिंतन कब कर देता है शुरू, तब हो जाएगा आपका 7 से 11 ना होकर के 11 से अधिक, यानी अमूर्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चिंतन में परिपक्वता आ जाती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन में क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, परिपक्व हो जाता है। निगनात्मक तर्कना, उसमें क्या था, अगनात्मक तर्कना था, यानी उदाहरण के ऊपर में तर्क करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपका 7 से 11 वर्ष की उम्र में जो बच्चा था वो क्या कर रहा था, उदाहरण के ऊपर में तर्क कर रहा था। लेकिन आपका निगनात्मक तर्कना जो है, इसमें नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। 11 से प्लस होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक के स्टेज से बाहर जाकर अमूर्त में होता है। जब अमूर्त स्टेज में जाता है तब क्या करता है, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जितने भी सिद्धांत में महत्वपूर्ण टॉपिक थे, बिंदु थे, वो कवर करवा दिया हूँ। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। जो कुछ प्रश्न है आपके यहाँ पे उसे भी अच्छे से आप देख लीजिए। चलिए आप एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि। चलिए पहला प्रश्न है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यानी पहला प्रश्न क्या कहता है, फर्स्ट प्रश्न आपका, कि बच्चे अपनी समझ से विश्व का परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया, तो एक कथन किसने दिया, जीन पियाजे ने। यानी सिद्धांत जब पढ़ाया तो उसमें सबसे पहले ही बोलते हैं कि बच्चे जो है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, यानी विश्व का परिकल्पना करते हैं अपनी समझ से। तो पहला का 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रतियों से भरी होते हैं। यानी बालक का जो सोच होता है अमूर्त ना होता है, क्या होता है, अमूर्त नहीं होता है, उससे ज्यादा क्या होता है, मूर्त अनुभवों से होती है। तो मूर्त अवस्था बोल रहा जा रहा है। देखिए क्या करा, ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, कि बालक का जो सोच है कैसा, अमूर्तता के अपेक्षा कैसा है, मूर्त है, मूर्त अनुभवों से प्रतियों से होती है। तो यह अवस्था क्या है, तो आपका हो जाएगा क्या, मूर्त अवस्था में तो क्या होता है 7 से 11 साल, 7 से 11 साल से 12 साल दिया गया है, यानी 11 से 12 साल माना जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 से 12 साल क्या होता है कि वह जो उसका अनुभव होगा, उसका चिंतन होगा, अनुभव होगा, क्या होगा, वो मूर्त होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर।
3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि उसमें ऑप्शन बहुत लंबा है, तो क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो ऑप्शन तो खुद से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, कोई 5 साल के लड़के एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब लड़की जो है 5 साल, कितनी साल की है? 5 साल की है, वो टी शर्ट को तह कर यानी सरिया रही है उसको रखने के लिए, तो अपने आप से बात कर रही है कि टी शर्ट ऐसे तह में गलत है, तो ऐसे कुछ भी है, तो उसे वाइगोत्स्की क्या कहेंगे? कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या विचारों के हम केंद्रित प्रतिकृति के रूप में करेंगे। तो क्या वाइगोत्स्की इसे हम केंद्रित कहते हैं? नहीं, इसे क्या कहते हैं? वो इंटरनल स्पीच, व्यक्तिगत वाक, निज वाक कहते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट है, जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा के रूप में कहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जीन पियाजे क्या कहेंगे? उसे हम केंद्रित कहेंगे, लेकिन लेव वाइगोत्स्की उसे कहेंगे कि वह निजी भाषा है उसका, जिससे वह अपने काम को दिशा देना चाहती है। इस प्रकार से 3 का आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होती है बजाय कि डैश में। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है किस में भिन्न होता है? मात्रा में भिन्न होता है या प्रकार के बजाय? यानी उनका मानना क्या है, मात्रा में भिन्न होता है प्रकार के बजाय? तो बिल्कुल नहीं। आकार में या मूर्त पूरकता में? सभी को बैठा के देखेंगे। प्रकार में देखिए, बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से प्रकार से में भिन्न होती है। किस में भिन्न होती है? यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा आपका खाली स्थान पे, प्रकार में भिन्न होती है बजाय कि मात्रा में। यानी पियाजे मानते हैं कि बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से तरीका अलग हो सकता है, सोचने का प्रकार अलग हो सकता है, मात्रा कम नहीं हो सकता है। मात्रा हो सकता है कि आप जितना आप सोच सकते हो उतना बच्चा भी सोच सकता है, लेकिन उसका सोचने का तरीका कुछ और होगा, आपका तरीका अलग होगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, तो के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यानी बच्चा जो है 0 से 2 साल की उम्र में है तो सबसे बेहतर कैसे सीखेगा? तो अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। तो अमूर्त चिंतन कब करेगा? 11 साल से अधिक। लेकिन बच्चा कितना है आपका? 2 साल के अंदर में है, 0 से 2 साल में, तो ये तो 11 साल से अधिक का ऑप्शन हो गया। सेकंड है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है 5 का तीसरा ऑप्शन, कि बच्चा जो है पहली अवस्था में इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इस प्रकार से आपका 5 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो अमूर्त संकल्पात्मक अवस्था में कब करता है? देखिए अमूर्त चिंतन कर रहा है, अर्थात वह सबसे उच्चतम स्टेज में है, 11 साल से अधिक। 11 साल से अधिक आपका कौन सा
ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है बिल्कुल, कि बच्चा जो क्या कर रहा है, अमूर्त संकल्पना के बारे में चिंतन कर रहा है, वो भी तार्किक कर रहा है, अर्थात वह 11 साल से 12 साल से ऊपर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। इस प्रकार से 6 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। देखिए इसका ऑप्शन आंसर भी दे दिया गया था, बाकी का नहीं है आपका। सात नंबर प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ये बच्चा क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है इस अवस्था में। किस रूप से, तार्किक रूप से। तार्किक तो होता है लेकिन चिंतन प्रारंभ कर दिया, तब क्या हो जाएगा, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। चिंतन तो कर रहा है लेकिन अमूर्त नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे कहता है कि वस्तुओं घटनाओं के बारे में अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, तब हो जाता है आपका औपचारिक। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, तर्क करना तो शुरू बताए थे आपको कि चिंतन भी करना शुरू कर देता है 7 से 11 साल में, लेकिन वह तार्किक होता है, चिंतन मूर्त चिंतन होता है। ठीक है, इस प्रकार से 7 का 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न आ रहा है तो आप इसे सोल्व कर पा रहे हैं थ्योरी को देखने के बाद। बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को दर्शाता है। यानी किस अवस्था में बच्चा जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो बताए थे ना, सबसे पहला स्टेज में संवेदी प्रेरक चरण में 0 से 2 साल में वह संवेदी प्रेरक अवस्था में ही क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व गुण को दर्शाना शुरू कर देता है। जैसे कोई वस्तु खो गया तो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसकी छवि बनना शुरू हो गया। इस प्रकार से आपका 8 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। देख रहे हैं कितना आसानी से आप लोग दे पा रहे हैं इसका आंसर। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी कैसे समझ लिया है। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसे थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या कहता है, संशोधित किया जा रहा है, उसमें कुछ ज्ञान को जोड़ा जा रहा है, तो क्या कहलाती है, समायोजन प्रक्रिया। क्या कहते हैं, समायोजन या आत्मसातकरण कहते हैं। तो 9 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आता है। बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन ए, सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। तो क्या रट्टाफिकेशन के बारे में पियाजे बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है, समाज के आर्थिक योग्य सदस्य द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। तो ये तो बात करते हैं वाइगोत्स्की सहारा के बारे में। ये क्या बात करते हैं, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। वो कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, और जितने भी महत्वपूर्ण मुझे लगा वो सब ले लिए। बाकी आपको इसी से थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज करके, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा घुमा करके प्रश्न को पूछ सकता है और अलग कुछ भी कह सकता है। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि देखिए क्या कर समझा दे रहे हैं आपको कि किनके अनुसार बच्चे क्या है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये मैंने आपको थ्योरी में यानी परिभाषा में बताया था।
तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 11 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इससे और भी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।